हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है और किस सत्र के लिए, सत्र 2022-23। इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका हम पाठ कौन सा करेंगे। पाठ 11 में दिया है जंतुओं और पादप में परिवहन। पाठ 11 में क्या दिया है? जंतुओं और पादप में परिवहन। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 1 देखिए। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? रक्त क्या है? रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मानव शरीर में पाया जाने वाला लाल रंग का तरल पदार्थ रक्त कहलाता है। प्रश्न था रक्त क्या है, तो उत्तर हो गया मानव शरीर में पाया जाने वाला लाल रंग का तरल पदार्थ रक्त कहलाता है। रक्त के प्रमुख घटक कौन कौन से? रक्त के प्रमुख घटक लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, और प्लेट्स होती हैं जो। तो इस प्रकार से इसके प्रमुख घटक 3 घटक बता दिए। लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेट्स। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 है आपका परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? इनके प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। क्या है इसका उत्तर? तो यहाँ सबसे पहले लिख दीजिए परिसंचरण तंत्र, लिख दिया आपने। हमारे शरीर में रक्त का संचार करने के लिए हृदय और रक्तवाहिनियाँ संयुक्त रूप से एक तंत्र बनाती हैं। इसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके प्रमुख अंग हैं हृदय, रक्तवाहिनियाँ। इसके प्रमुख अंग क्या हैं? हृदय और रक्तवाहिनियाँ। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, श्वेत रक्त कणिकाएँ या श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं, क्यों? तो उत्तर देखिए। श्वेत रक्त कणिकाओं या कोशिकाओं, जिसमें डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर में सैनिक का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में बाहर से आने वाले रोगाणुओं से लड़ती है और हमारी रक्षा करती है। इसलिए श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? स्पंदन दर किसे कहते हैं? किसी स्वस्थ वयस्क शरीर व्यक्ति की स्पंद दर प्रति मिनट होती है। तो उत्तर देखिए। स्पंद दर हमारा हृदय प्रति मिनट में जितनी बार धड़कता है वह स्पंदन दर कहलाती है। उत्तर क्या होगा? स्पंदन दर किसे कहते हैं? इसका उत्तर हमारा हृदय प्रति मिनट में जितनी बार धड़कता है वह स्पंदन दर कहलाती है। स्वस्थ व्यक्ति की प्रति मिनट स्पंदन दर 72 से 80 होती है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में मिलने नहीं देता? तो उत्तर देखिए इसका आलिंद एवं निलय ऐसी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त व कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने नहीं देते। कौन? आलिंद और निलय। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6 का नंबर 1 कह रहा है धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए एवं उनके कार्य लिखिए। तो उत्तर देखिए। धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाती है। कौन? धमनी। और शिरा क्या करती है? शिरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में से हृदय तक लाती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार शिरा और धमनी को बताएं। अब इसके बाद सेकंड नंबर का है धमनी की दीवारें मोटी एवं प्रत्यास्थ होती हैं, क्यों? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। धमनी की दीवारें मोटी एवं लोचदार होती हैं ताकि हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक तेजी से वह उच्च दाब पर बहने वाले रक्त को अच्छे से पहुंचा सके। प्रश्न था धमनी की दीवारें मोटी एवं प्रत्यास्थ होती हैं, क्यों? तो उत्तर हो गया धमनी की दीवारें मोटी एवं लोचदार होती हैं ताकि हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक तेजी से वह उच्च दाब पर बहने वाले रक्त को अच्छे से पहुंचा सके। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 7 देखिए। स्टेथोस्कोप का चित्र बनाइए एवं
इसका क्या कार्य है। तो देखिए इसका चित्र ये आप देखते होंगे डॉक्टर के पास, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कान में लगाते हैं और कान से फिर वो सीने से आपके हृदय गति को नापते हैं। तो ये क्या है, स्टेथोस्कोप। चिकित्सक हमारे हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो गया, जिसमें आप इस प्रकार से चित्र बना देंगे उसका और उसके कार्य बता देंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इस प्रकार से जो हमारा परिसंचरण तंत्र है उसका चित्र बना देंगे और उसके नाम बता देंगे। देखिए परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था, तो ये यहाँ पे क्या है, केशिकाएँ हैं, ये शिरा हो गया, फुफ्फुस शिरा हो गई है, फेफड़े हो गई, ये फुफ्फुस धमनी हो गई और ये धमनी, और ये हमारा क्या है यहाँ पे हृदय। तो इस प्रकार से आप चित्र बना के आप बता सकते हैं परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का चित्र क्या है। नेक्स्ट आगे चलिए, इसका नंबर 2, प्रश्न नंबर 8 का 2। पहली खेलते समय गिर गई, उसके हाथ में रक्त बहने लगा, कुछ समय पश्चात रक्त का बहना बंद हो गया। यह सब बूझों ने देखा। बूझों के प्रश्न को उत्तर दीजिए। रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? और नंबर 2, रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर है नंबर 1, रक्त का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि इसमें लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन Hb पाया जाता है। तो ये पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरे नंबर का उत्तर देखिए, रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स कोशिकाएं सहायक होती हैं जो चोट लगने वाले स्थान पर एक जाल बनाकर रक्त प्रवाह को रोक देती हैं, इसलिए रक्त का थक्का जमने लगता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आपका। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इस प्रकार से मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बना लेंगे और इसके नाम बता देंगे। ये क्या है, वक्रता है, मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग है। तो इस प्रकार से चित्र बना के आप बता सकते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र का। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक का नंबर था प्रश्न 9 का। ख नंबर में क्या कहा है, ख नंबर में प्रश्न है मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट पदार्थों के नाम एवं प्रतिशत लिखिए। चलिए इसका उत्तर क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट उत्पादों के नाम एवं प्रतिशत। कौन कौन से उत्पाद अवशिष्ट उत्पाद कौन से हैं? जल, ये 55%, यूरिया 2.5% और अन्य अपशिष्ट पदार्थ 2.5%। तो इस प्रकार से प्रश्न 9 का ख नंबर का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, पादपों में जल एवं खनिजों के परिवहन को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। तो चलिए पहले हम पादपों और जल के खनिजों के परिवहन को समझा देते हैं, उस चित्र नीचे बता देंगे बाद में। देखिए पादपों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन पौधों की जड़ों मूलों में मूल रोमों के द्वारा होता है। इन मूल रोमों में एक विशेष प्रकार का ऊतक जाइलम होता है जो मृदा के कणों से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित कर जड़ से तने तथा तने से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। इस कार्य हेतु वाहिकाओं का एक व्यवस्थित चैनल या जाल पौधे में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप उसको समझा दिए और उसका चित्र इस प्रकार से आप बना देंगे। ये इसका चित्र हो गया, मूल रोम होगा, ये जाइलम है यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसका चित्र आप ऊपर वाला बनाएंगे। नीचे वाला एक वृक्ष है, पादप है। तो ये चित्र नहीं, आपको ये यहाँ से प्रक्रिया बताया, देखिए यहाँ से कैसे जल ऊपर तक जाता है ये। तो इस प्रकार से आप इस चित्र को यहाँ पे बना सकते हैं। इस प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका पार्ट 11 क्या था, जंतुओं और पादपों परिवहन पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। यदि बच्चों आपको ये पार्ट समझ आया हो या जो प्रश्नोत्तरी आपको बताएं ये प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।